हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे, बिंदास होंगे। एंशंट हिस्ट्री को हमने पूरा कवर करके आपका स्टोन एज से लेकर हम हर्षवर्धन के बाद तक आ चुके थे, राइट। हम अब देख रहे थे कि हर्षवर्धन के बाद जो मेन एक स्ट्रॉन्ग पावर बन के आएंगे वो आएंगे राजपूत। फिर हमने राजपूतों का थोड़ा इतिहास देखा था लास्ट क्लास में कि कैसे राजपूतों का जन्म हुआ है ना, एक नई क्लास कैसे बनकर आई, राजपूत यानी जो रूल करने के लिए डिसिडेंट होंगे वो सब, राइट। और ये पूरी की पूरी राजपूत वाली कहानी जो है आपकी, ये शुरू होगी कब से भाई, 1000 एडी से 1200 एडी तक, जब तक मोहम्मद गोरी जो था वो इंडिया पर इन्वेजन नहीं करेगा, जब तक, राइट। 1191 तक, जब पृथ्वीराज चौहान को वो 1192 में हरा देगा, तब तक। तो देखा था हमने इसका पूरा सिनेरियो कि कैसे राजपूतों का प्रतिहाराज के बाद शुरुआत हुई, राजपूत जो वंश था उनका कैसे हमने देखा था, लीनेज जो एक प्रथा मानी जाती है कि एक अपने पूर्वजों को बताते हैं सूरज देवता की तरफ से और कुछ बताते हैं चांद की तरफ से, चंद्रमा की तरफ से, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी, राइट। फिर हमने देखा कि वर्णा के अंदर, ये सोसाइटी के अंदर जो वर्णा आपका एक सोसाइटी का पैटर्न था, उसके अंदर ये क्षत्रिय वर्ण के अंदर आते थे। मेनली 5 थे, प्रतिहाराज, चौहान्स, चंडेला, परमार, है ना। चौहान्स का हमने देखा था जिनको चाहमांस भी बोला जाता है, सिन्हाराज ने शुरुआत की थी, उनके बाद विग्रहराज, अजयराज, और फिर इनको डिटेल में पढ़ा था हमने, राइट। फिर हमने विग्रहराज फोर्थ को देखा। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे फेमस था, जिसने जयचंद के साथ लड़ाई लड़ी थी संयोगिता के स्वयंवर के लिए, है ना, आपकी अक्षय कुमार की एक मूवी भी आई थी अभी, राइट, इसी स्टोरी पे। फिर उसके बाद हमने देखा कि हरिराज जो था पृथ्वीराज चौहान का ही वंशज, वो एक छोटे से इलाके पे रूल करेगा, बट कुतुब ऐबक क्या करेगा, उसको भी ख़त्म कर कर चौहान वंश का दी एंड कर देगा। फिर चंडेला पे आए थे हम, है ना, ये जैसे वो अपने आप को सूर्यवंशी बोलते थे, ये अपने आप को चंद्रवंशी बोलते थे। इनकी हमने ये पूरी राम कहानी देखी थी लास्ट क्लास में, राइट। फिर इतना सब पढ़ने के बाद हम आपका बोर्ड हैंग हो गया। अब इसमें एक चीज़ देखो कि अब पूरा सिनेरियो ही चेंज हो जाएगा। अब लोगों का बिलीफ सिस्टम जो है उसके अंदर चेंजेस आएंगे, लोग इस्लाम को अपनाएंगे, है ना। फिर हम इस्लाम की कहानी देखेंगे कि इस्लाम का जन्म कैसे हुआ, और कहाँ से शुरुआत हुई, कैसे कैसे उन्होंने भारत के ऊपर इन्वेजन्स किए। फिर हमें एक बात और पता लग के आएगी कि भारत को पूरा कन्वर्ट इस्लाम के अंदर वो नहीं कर पाए, मोमडन्स में वो कन्वर्जन नहीं कर पाए, जहाँ पर उनको पूरे के पूरे सेंट्रल एशिया को, ईस्ट एशिया, वेस्ट एशिया को कन्वर्ट करने में मैक्सिमम 25 से 30 साल लगे। वहीं पर उनको आज लगभग 1400 साल हो चुके हैं, पर भारत को कन्वर्ट नहीं कर पाए, राइट। सो पता लगा कि यहाँ के जो इंसान हैं वो थोड़े से क्या हैं, अड़ियल हैं, जो इंडियन पीपल्स है ना, वो अपने बिलीफ सिस्टम पर, अपने सनातन धर्म पर कुछ ज़्यादा ही बिलीव करते हैं। फिर हम चाहमांस पढ़ चुका, परमार्स पढ़ चुके, अब है चालुक्यास। ये चालुक्या ऑफ गुजरात जो थे, इनका जो चालुक्यास ऑफ वेंगी और चालुक्यास ऑफ बादामी जिनको बोला जाता है, या कल्याणी जिनको बोला जाता है, जो वेस्टर्न ब्रांच थी साउथ इंडिया के अंदर उसको कल्याणी या बादामी बोला जाता था। जो ईस्टर्न ब्रांच थी जिसको पुलकेशिन II ने जीत कर अपने भाई वसुधर्मन को दिया था, है ना, कि आप यहाँ पे गवर्नर की तरह रूल करो मेरे अंडर,
तो उन दोनों का इससे कोई भी लेना देना नहीं है ना। ये अपने आप को ओरिजिनली जो इनके इंस्क्रिप्शंस थे उसके अंदर तो ये अपने आप को चालुक्य नहीं बोलते थे, ये अपने आप को क्या बोलते थे, चालुक्यान, है ना, चालुक्यान। फिर धीरे धीरे हिस्ट्री इवॉल्व होती रही तो इनको चालुक्य ही बोलना शुरू कर दिया हमारे हिस्टोरियंस ने। ये अपने आप को चालुक्यान बोलते थे या सोलंकी बोलते थे, कहाँ के, गुजरात के। यही इसमें पूरी बात है, चालुक्य, ठीक है। उनका टाइम पीरियड रहेगा आपका 950 से 1300 एडी तक, राइट। और इसके जो शुरुआत के जो रूलर होंगे, जो इसकी शुरुआत करेंगे, वो कौन करेंगे भाई, एक इसकी सबसे पुरानी ब्रांच आएगी मत्या म्योरा, है ना। उसके बाद इसके रूलर्स आएंगे सिमवर्मन, सधावना, है ना, इनको देखेंगे। और इसके अंदर फिर सर्टेन ये ब्रांचेस में डिवाइडेड हो जाएगा। गुजरात वाला भी एक बरप्पा ब्रांच आएगी, एक लता ब्रांच आएगी। ये आगे इसको डिटेल में पढ़ते हैं हम चालुक्यास को, राइट। तो सबसे पहला जो राजा जिसने इसकी स्थापना करी, जिसने इसको फाउंडर बोला जाता है ना, इंपॉर्टेंट किंग, वो था मुल्ला राज वन, 940 से 995 एडी तक। और इन्होंने काफ़ी युद्ध वगैरह लड़े, किस किस के, सौराष्ट्र, गुजरात के जो वेस्टर्न पार्ट है उसको सौराष्ट्र बोलते हैं, कच्छ नीचे कोस्टल एरिया, अभिराज, और आगे भी चलता रहा। इन्होंने जो इनकी पावर थी उसको सबसे ज़्यादा जो सफ़र करना पड़ा वो चौहान्स के कारण करना पड़ा। उस टाइम पे चौहान किंग्स ने इनको पीटा, लूटा, खसोटा, है ना। वहीं पे चालुक्यास ऑफ लता ने भी बरप्पा वाली ब्रांच पे अटैक किए। अब जब परमार्स ने भी हरा दिया इनको, जो मध्य प्रदेश वाला मालवा का इलाका है, वहाँ पे उस टाइम पे परमार राज कर रहे थे, उन्होंने हरा दिया। तो इनका जो किंग था, राजा था, उसने राष्ट्रकूटा वंश के राजा धवाला के पास क्या किया, शरण ली। इसके पास रहने के लिए चला गया कि आप मेरी रक्षा करो, वरना मेरे को ये जो परमार राजा ही मार देंगे, ठीक है। और कुछ समय बाद वो अपने इलाके को वापस भी ले लेगा, है ना, किससे, परमार से। बट इनकी पूरी लाइफ टाइम सोलंकीज की यानी चालुक्यास की कलचुरीज के साथ और परमार्स के साथ लड़ाइयाँ लड़ते रहेंगे। और ये शिव भगवान को मानते थे, जिसको शैव्य डिवोटी बोला जाता है वो शिव भगवान को मानते हैं, जिसको वैष्णव डिवोटी बोला जाता है वो विष्णु भगवान को मानते हैं। बट ये दूसरे धर्मों के लिए भी टॉलरेंस रखते थे, राइट। इन्होंने काफ़ी जैनीज के लिए मलवा स्थितिका बनवाया, है ना, जहाँ पर मुल्लाज रहते हैं। मुल्लाज किसको बोला जाता था, जो जैनी बाबा होते थे उनको, राइट। और काफ़ी मंदिर भी बनवाए दिगंबर्स के लिए, है ना, जिसमें से इन्होंने देखा कि मुलानाथ जिना देव द जिना हु इज़ मुल्लाज रोड लॉर्ड टेम्पल फॉर श्वेतांबर, इन्होंने श्वेतांबर के लिए भी क्या बनाया, टेम्पल बनवाया। इसके बाद मुल्ला राजा के बाद भीमावन 1022 से 1064 कॉमन एरा यानी ईस्वी तक, है ना, एडी तक। ये मुल्ला राजा का पोता था यानी ग्रैंडसन था। और मुल्ला राजा के बाद जो एक प्रोमिनेंट रूलर जो पावर में आया, जिसने स्ट्रोंगली काम किया, वो था भीमावन। इसके टाइम पीरियड पे गजनी के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, पूरा इस्लाम के, इस्लाम की कैसे शुरुआत हुई। गजनी ने इन्वेजन किया भारत के ऊपर, जो सोमनाथ का मंदिर था 1025 में गजनी ने उसको लूटा, वहाँ से काफ़ी सारा धन लेके गया, है ना। वहीं पर भीमा ने सन टेम्पल बनाया मोधेरा के अंदर। और इसकी जो पत्नी थी उदयमती, उसने रानी की वाव क्वींस स्टेप वेल बनाया, जो आपका कौन से नोट पर दिखता है, ये आपका होमवर्क है ना, कि जो रानी की वाव है वो कौन से नोट पर देखने को मिलता है। और वो किसने बनवाया भाई, उदयमती ने। उदयमती किसकी बीवी थी, भीमावन की। और भीमावन कौन से राजवंश से था, ये था चालुक्याज ऑफ बरप्पा, ठीक है। और देखा जाता है कि इसके टाइम पीरियड पर 5 फेमस टेम्पल बने दिलावर वाले, है ना। एक विमल वसाही बना टेम्पल, जिसको जैन प्रभु ऋषभ के
डिवोशन में बनाया था 1031 में, ठीक है। ये किसने बनवाया? विमल्सा, इसका मिनिस्टर था भीमावन का। उसके बाद देखेंगे कर्ण 1065 से 1091 तक कॉमन एरा, है ना। इसने क्या किया था कि जो भील ग्रुप था, है ना, भील कौन थे? एक आदिवासी ग्रुप था, उनको, उनके चीफ को हरा दिया था, है। और इन्होंने बनाया था कर्णवती उस इलाके को, फिर बाद में जिसको अहमदाबाद नाम का शहर से जाना जाएगा। इसके बाद आया जयसिन्हा सिद्धराज 192 से 1142 तक, लॉन्गेस्ट पीरियड जिसने रूल किया चालुक्याज ऑफ बरप्पा में से वो ये थे, लगभग 50 साल तक, हाफ अ सेंचुरी। सेंचुरी का मतलब क्या होता है? 100, हाफ सेंचुरी का मतलब 50 साल तक। और इनके टाइम पीरियड पर इन्होंने काफ़ी एक्सपेंशन किया अपने साम्राज्य का, है ना। इनके टाइम पीरियड पर सौराष्ट्र और कच्छ के अलावा इन्होंने जयसिन्हा को भी कैनकर अपने इलाके में मिला लिया, मालवा का एक पार्ट था। और इस टाइम पे एक बात बोली गई कि जो जूनागढ़ को सेटअप किया गया था जयसिन्हा द्वारा, है ना, उसके अंदर काफ़ी आर्टिस्टिक वर्क्स भी हुए, है ना। और देखा जाएगा इसमें कि इनका जो फोर्ट था, द फोर्ट वाज अल्टीमेटली कैप्चर्ड बाय हिम अलोंग विद रनक देवी, वाइफ ऑफ द राजा रखेनगर, द रूलर ऑफ जूनागढ़। जो जूनागढ़ के राजा थे उनको हराकर उनकी रानी को भी इन्होंने अपने कब्जे में ले लिया। और इनकी रानी ने क्या किया? सती कर लिया था भाई। सती क्या होता है? जब अपने आप को फीमेल्स सुसाइड टाइप का, इन अ गुड सेंस, इन अ पॉजिटिव सेंस, के उनको दुश्मन के सैनिक पकड़कर उनके साथ कुछ भी दुर्व्यवहार ना करें, है ना, कुकर्म ना करे, तो उससे अच्छा क्या है, वो अपने आप को जला लेती थी, राइट। उसको बोलते थे सती। उसके बाद रनक देवी टेम्पल बनाया गया वाधवान के अंदर, है ना, जहाँ पर उन्होंने सती किया था, वहाँ पर उनके डिवोशन के लिए कि शी वाज सो प्योर दैट शी वाज नॉट अल्योर्ड बाय द वेल्थ ऑफ दिस किंग जयसिन्हा, और उनकी पावर से अट्रैक्ट ना होकर अपना जो एक पत्नी धर्म था उन्होंने वो अपनाया, राइट। फिर देखा जाता है कि हेमचंद्रा के जो एक जैन धर्म के मोंक थे, एक भिक्षु थे, जैन भिक्षु थे, उन्होंने बताया कि उनका जो रिलेशन था जयसिन्हा के साथ वो काफ़ी अच्छा हो गया था। और इस टाइम पर रुद्रा महाकाल मंदिर बनाया कहाँ पर? सिद्धपुर में, ठीक, इसी के टाइम पीरियड। फिर आएगा कुमारपाल 1142 से 1171 तक। इनके टाइम पीरियड पर गुजरात बहुत ज़्यादा उन्नति करेगा भाई, और काफ़ी अच्छे रिलेशंस बनाएगा हेमचंद्र के साथ, राइट। और हेमचंद्र कौन था? जैन भिक्षु। और जैनिज़्म को प्रमोट भी किया जाएगा इनके टाइम पीरियड पर। और जो ये कुमारपाल थे, ये खुद उसके प्रमोशन में काफ़ी पैसा खर्च करेंगे, काफ़ी अपने लोगों को बोलेंगे कि आप जैन धर्म को फैलाओ। ये खुद अपने आप हिंदू थे, शिव भगवान को मानते थे, बट जैनिज़्म को भी इन्होंने प्रमोट किया। इन्होंने जो सोमनाथ का टेम्पल गजनी ने 1025 के अंदर तबाह कर दिया था, उसको तो दोबारा बनवाया कुमारपाल ने, राइट। फिर आएगा भीमा II, ये 1177 से लेकर 1240 तक रहेंगे। और इन्होंने जो मोहम्मद गोरी था उसको बढ़िया तरीके से पीट के यहाँ से भगाया और उस अपने इलाके को डिफेंड किया। बैटल ऑफ कयादारा बोला जाता है। और बार बार में मोहम्मद गजनी के जो अटैक्स हो रहे थे वो इसके बाद थोड़ा टाइम पीरियड के लिए रुक गए थे, राइट। फिर देखने को मिलेगा कि 1195 से 97 के अंदर कुतुबुद्दीन ऐबक अपनी आर्मी लेके आएगा इनके पास, है ना। जो कुतुबुद्दीन ऐबक शुरू में तो एक गुलाम था गोरी का, मोहम्मद गोरी का, बाद में वो अपने आप को मोहम्मद गोरी के मरने के बाद स्वतंत्र राजा घोषित करेगा इंडिया का। पर उससे पहले तो गुलाम ही था ना, इस टाइम पे गुलाम था। आर्मी को लेके आएगा, इन्वेड करेगा दोबारा से, पहले तो हरा चुका ने मोहम्मद गोरी को, बट भीमा II इस बार भी ऐबक को हरा देगा और अपने आप को एक टाइटल देगा अभिनव सिद्धराज। और
फिर इसके बाद क्या होगा कि 1243 आते आते 1243 आते आते जो ये सोलंकीस थे, है ना, जो गुजरात के ऊपर राज करते थे, अब ये गुजरात हार चुके हैं। इनके यहाँ पर जो इनके गवर्नर्स थे उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया। फ्यूडेटरीज का मतलब क्या होता है? फ्यूडेट्स, सामंतवाद। जो इनके सामंत थे, है ना, सामंतवाद, जो इनके सामंत थे उन्होंने अपने आप को आज़ाद घोषित कर दिया। द हिंदू वेघला डायनेस्टी ऑफ धोलका, हिंदू वेलखा एक था जो गुजरात के अंदर अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया। लगभग 76 ईयर्स तक इनका राज रहेगा। बाद में क्या होगा, इतनी पावरफुल होने के बाद भी ये मर्ज कर जाएंगे और इनको ऊपर रूल होना शुरू हो जाएगा यादव्स का, जिनको सोयना भी बोलते हैं, है ना। ये कहाँ के थे? देवगिरी के थे, डेक्कन प्लेटू वाले जो यादव्स थे उनका रूल हो जाएगा इस इलाके पर जहाँ पर आपके चालुक्य राज करते थे। बाद में इनको भी हरा देगा कौन? इन यादव्स को भी खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, जो देवगिरी के ऊपर अटैक करेगा, वहाँ से ढेर सारा सोना लेके आएगा। कहाँ पर? अपने चाचा के पास, चाचा को खुश करने के लिए, और इसी सोने चांदी के चक्कर में अपने चाचा को भी मार देगा और फिर अलाउद्दीन खिलजी बन जाएगा दिल्ली का बादशाह। ओके, द टू पोरवाड ब्रदर्स वस्तुपाल एंड तेजपाल हु वर बोथ मिनिस्टर्स ऑफ विद्यवाल एंड वघेला रूलर्स ऑफ गुजरात। इस टाइम पीरियड पर एक टेम्पल बनाया जाएगा आपका, लूनावशी टेम्पल, दिलवर टेम्पल, है ना, किसके लिए? नीमनाथ के लिए। और ये किसने बनवाया? इन दो भाइयों ने बनवाया, तेजपाल ने और वस्तुपाल ने। ये किसके लिए काम करते थे? ये काम करते थे विद्यवाल के लिए और वाघेल के लिए, गुजरात के जो रूलर्स थे उस टाइम पे। अब हमने चालुक्यास को देख चुके हैं, है ना। चालुक्यास से पहले हमने परमार्स को देखा था, उससे पहले हमने चौहान्स को देखा था। अब बात आती है तोमर्स की। ये तोमर कौन है भाई? तोमर हैं जिन्होंने हरियाणा, दिल्ली, इसके ऊपर राज किया था। इनका सीधा सीधा लेन देन था किससे? पृथ्वीराज चौहान से। ये जो यहाँ के आनंदपाल थे, जो लास्ट इम्पोर्टेंट रूलर थे, उसके बाद ये चौहान्स के अंदर मर्ज हो जाएगा, वो पृथ्वीराज चौहान के नाना थे। उन्होंने ही उसको अपना, पृथ्वीराज चौहान को अपना वंशज घोषित किया था। और फिर इसी बात को लेकर पृथ्वीराज चौहान में और जयचंद में लड़ाई हो गई थी। जयचंद पृथ्वीराज चौहान के मौसी का लड़का था, ठीक है। और पृथ्वीराज चौहान अपनी ही मौसी की लड़की, अपनी ही मौसी के बेटे की बेटी से शादी करने के लिए उसने युद्ध लड़ा, स्वयंवर से उसको उठा लाया था संयोगिता से। एक तरीके से देखा जाए तो पृथ्वीराज चौहान संयोगिता के चाचा लगते थे, है ना, चाचा ही लगे ना भाई। देखते हैं अब तोमर्स के बारे में। इन्होंने हरियाणा के ऊपर रूल किया। इनकी जो कैपिटल थी वो थी दिल्ली, जिसको पहले दिल्ली का कहा जाता था। और बाद में बोला जाता है कि ये शुरू में सामंत थे किसके? प्रतिहाराज के। पर जैसे ही प्रतिहाराज की पावर कम होती गई, इन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया। एक बार्दिक लिटरेचर है, उसके अंदर इनका नाम मिलता है तुआर, है ना। और ये अपने आप को जो 36 राजपूत वंशज बताते हैं अपने आप को, कि 36 राजपूत टोटल वंश हैं, उनमें से एक अपने आप को बताते हैं। और कहते हैं ये सीधा सीधा लड़ाई में आ गए थे चाहमांस के साथ, यानी चौहान्स के साथ, जो सखम्बरी प्लेस से बिलोंग करते थे, है ना। ये कॉन्फ्राडिक्टरी बातें हैं। कहीं पर बोला जाता है कि आनंदपाल ने खुश होते हुए अपने देवते, यानी अपने सन इन ग्रैंडसन पृथ्वीराज चौहान को गिफ्ट में दिया था दिल्ली। बट कई कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान ने जबरदस्ती लिया था, राइट। फॉलोड बाय दैट चाहमांस। 13th सेंचुरी के अंदर पालम बावली स्टेप वेल इंस्क्रिप्शन, जिसके अंदर पता चलता है कि जो हरियाणा की जगह है उसके ऊपर तोमर्स का राज है ना। और तोमर्स के बाद चौहान्स का राज है, फिर शाकाज आ जाएंगे, यानी दिल्ली सल्तनत जिसको बोला जाता है
है ना। वहीं पे आयरन पिलर मिलता है महरौली के अंदर हमें 11वीं सेंचुरी का, जिसके अंदर बताया जाता है कि जो तोमर डायनेसिटी के, तोमर वंश के अनंगपाल तोमर थे, वो उन्होंने दिल्ली की स्थापना करी और उन्होंने एक घोड़े पर बैठे हुए राजा का, घोड़े पर बैठे हुए राजा और एक क्या कहते हैं सांड का वहाँ पर वो बनवाया, क्या कहते हैं उसको, स्तंभ बनवाया जो उन्होंने गड़वाया, और वो सीधा, और उसको बोला गया कि इसका नाम है श्री सामंता देव। उसके बाद बोला जाता है कि उन्होंने कुछ कॉइन्स भी अपने छपवाए थे, किसने, चौहान्स ने, जिसको बोला जाता है शकंभरी चौहान्स किंग्स सोमेश्वरा एंड पृथ्वीराज III, इंडिकेटिंग दैट आनंगपाल वाज कॉन्टेम्प्रेरी ऑफ दीज 12th सेंचुरी किंग। अब बोला जाता है कि इन सारी बातों के बाद के एक उन्होंने एक कील जैसी कुछ गड़वाई थी एक मंदिर के अंदर, वो जाकर सीधा शेषनाग के माथे में लग गई थी भाई, है ना। और एक पंडित ने कहा था कि ये जो एक हमने कील गाड़ी है ना, यहाँ पर कील मतलब नेल गाड़ी है, ये सीधा शेषनाग के माथे पे टिकी है। जब तक ये कील यहीं पे रहेगी, तोमर्स का राज रहेगा दिल्ली के ऊपर ही, है ना। बट एक पागल तोमर राजा ने बोला ऐसा कुछ नहीं होता, उसको निकाल के देखा, फिर उस पर खून भी लगा हुआ था। तो बोला जाता है कि उस एक्ट के कारण तोमर्स का जो राजवंश था वो दी एंड पे आया था, है ना। ये बात इस पर लिखी भी हुई है, आप नोट्स के अंदर पढ़ लेना। पृथ्वीराज राशोय ब्राह्मण टोल्ड दैट द राजपूत किंग Anangpal Tomar that has the base of an iron pillar rested in the hood of Vasuki, the king of serpents, and that only to find and his rule would last as long as the pillar stood upright. Out of curiosity, Anangpal इसको देखने के बाद आनंगपाल उत्साहित हो गया, उसने ही उस आयरन की जो एक नेल थी, कील थी, उसको निकाल के देखा तो नीचे से उसको खून लगा हुआ था। फिर उनका आपको बताइए, उनके बाद चौहान्स ने दिल्ली के ऊपर राज किया। अगर वो उस कील को नहीं निकालते, उस आयरन पिलर को नहीं निकालते, तो तोमर्स का ही राज रहता। लेजेंड्स, एक कहावत, एक कहानी के साथ फिर देखने को मिलेगा हमें गढ़वाल्स ऑफ कन्नौज। अब इसमें आएंगे जयचंद। जयचंद वही जयचंद जो मोहम्मद गौरी को इनविटेशन देकर बुलाएगा कि तुम मेरे जमाई, है ना, तुम मेरे मौसी के बेटे पृथ्वीराज चौहान को हरा दो, फिर मैं यहाँ पर राज करूँगा और मैं इसके लिए आपको शुक्रिया अदा करूँगा। और पंजाब के उस साइड वाला पूरा का पूरा सिंधु नदी के आसपास का इलाका मैं आपको गिफ्ट के बतौर दे दूँगा। ये सारी षड्यंत्र जयचंद ने रचा था। गढ़वाल जो कन्नौज के थे उससे ही बिलोंग करते थे आपके जयचंद। द गढ़वाल्स और घरवार्स जो सूर्यवंशी बताते हैं अपने आप को, कन्नौज के अंदर 100 साल तक इनका राज रहा, है ना। और ये राजपूत जो 36 बिरादरी हैं उनमें से ही एक थे। बाद में इनका जो राजवंश है वो जो पालाज का बिहार, बनारस, उस वाले इलाके तक फैलेगा। सबसे पहले चंद्रदेव 1090 के अंदर जिन्होंने इसकी शुरुआत करी, है ना। ये राष्ट्रकूटाज के ही क्या थे कि बोलते हैं कि ये राष्ट्रकूटाज के जो सामंत थे उनमें से ही एक थे। और जैसे ही राष्ट्रकूटाज की पावर कम हुई, इन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया। फिर गोविंद चंद्रा 1114 से 1194 तक, ये भी इसके बाद जो इम्पोर्टेंट रूलर थे वो ये थे। ये चंद्रदेव के पोते थे यानी ग्रैंडसन थे। और इन्होंने स्ट्रॉन्गली जो गजनवीज थे, मोहम्मद गौरी थे, उनको हराया और अपने स्टेट को डिफेंड किया। एक्सक्यूज मी। और मोहम्मद गौरी ने इनके पिताजी मदन चंद्रा को कैद में किया हुआ था, इन्होंने अपने पिताजी को भी छुड़वाया उनसे। और इन्होंने कन्नौज को दोबारा से एक अच्छी स्टेट बनाया, पावर में लेके आए। और बाद में देखने को मिलेगा कि इनके टाइम पीरियड पर मोस्टली पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश और बिहार गढ़वाल्स के अंदर आ गया था, राइट। ये कन्नौज वही है जिस पे ट्राइपेटाइट स्ट्रगल चल रहा था, गुर्जर प्रतिहाराज का, पालाज का
और राष्ट्रकूटाज का। गोविंद चंद्र ने फिर लास्ट में क्या किया कि हिंदू टेम्पल्स काफ़ी बनवाए, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज अ टाइप ऑफ स्कूल फॉर बुद्धिस्ट पीपल, है ना। और देखने को मिलेगा कि इनकी जो पत्नी थी कुमार देवी, वो एक बौद्ध धर्म को मानने वाली थी, ये हिंदू धर्म को मानने वाले थे, राइट। फिर आएगा विजय चंद्रा 1194 से 1170 तक। ये गोविंद चंद्रा के ही बेटे थे और इनको कहीं कहीं पर विजयपाल या मल्लदेव भी कहा जाता है। इन्होंने गजनवीज यानी मोहम्मद गोरी का इन्होंने भी डट के सामना किया था भाई। इनके टाइम पीरियड पर दिल्ली तोमर से छीनकर किसके पास जा चुकी थी, चौहान्स ऑफ अजमेर के पास जा चुकी थी। फिर आएगा जयचंद, ये विजय चंद्र का ही बेटा था और बोला जाता है कि ये सबसे लास्ट इम्पोर्टेंट किंग था इस राजवंश का। और ये सीधा सीधा कॉन्फ्लिक्ट में आएंगे, सीधा सीधा इनकी लड़ाई होगी पृथ्वीराज चौहान से। उसके पीछे तीन कारण। पहला कारण संयोगिता से शादी, है ना, पृथ्वीराज और संयोगिता का लव अफेयर, जिससे चिढ़ जाएंगे और ये एक सिनेरियो होगा कि उसके स्वयंवर में पृथ्वीराज चौहान का सोने का पुतला लगवाएंगे और उनको एक दरबार बनाएंगे। संयोगिता उसी को जाके माला पहना देगी और फिर पृथ्वीराज चौहान आकर इनको उठा के ले जाएंगे और ये इनकी पत्नी बन जाएगी। दूसरा रीज़न क्या था कि इनके नाना जी ने, आनंगपाल ने सीधा पृथ्वीराज चौहान को दिल्ली गिफ्ट कर दिया, ना कि इन्हें दिया। ये इस बात पे भी चिढ़ गए कि बड़ा तो मैं था, मेरी मम्मी बड़ी थी, है ना, पृथ्वीराज को क्यों दे दी दिल्ली, दिल्ली तो मेरी होनी चाहिए थी, आधे आधे में बंटवारा होना चाहिए। तीसरा जेलेसी, ठीक है। ये 3 रीजंस थे। इन्होंने मोहम्मद गोरी को बोला कि तुम नॉर्थ से अटैक करो चौहान्स के ऊपर, मैं ईस्ट से करूँगा, दोनों तरफ से उनको घेर के पीटेंगे और पृथ्वीराज चौहान को हरा देंगे। ऐसा ही हुआ, दोनों ने अटैक किया, पृथ्वीराज चौहान हार गए। फिर बाद में इस जयचंद्र को भी मुस्लिम्स रूलर हरा देंगे और मोहम्मद गोरी इसको भी हरा कर इनकी भी कहानी यानी गढ़वाल्स की भी कहानी ख़त्म कर देगा। कौन सी बैटल में? बैटल ऑफ चंवार के अंदर, है ना। और फिर इसका भी पूरा का पूरा जो एक इलाका था उसमें भी वही दिल्ली वाली चीज़ देखने को मिलेगी, राइट। इसी के बाद इल्तुतमिश जो आएंगे वो बिल्कुल कंप्लीट इनका नामो निशान मिटा देंगे। फिर हम देखेंगे कि ये सिनेरियो तो चल रहा है जो आपका मेन लैंड इंडिया की बात करते हैं, नॉर्थ इंडिया की, सेंट्रल इंडिया की, उत्तर प्रदेश बिहार वाला इलाका। आपका कश्मीर में क्या हो रहा है, कश्मीर में किसका राजपाट चल रहा है? सो किंगडम्स ऑफ कश्मीर या नॉर्थ वेस्ट आपका सिंध वाला इलाका, वहाँ पर क्या कुछ रंगीन रोचक कहानियाँ चल रही हैं। तो हमें जो कश्मीर की हिस्ट्री देखने को मिलती है वो देखने को मिलती है राज तरंगनी से, जिसका हकीकत में मतलब क्या है कि राजाओं की नदी, है ना, द रिवर ऑफ किंग्स। पूरा का पूरा कश्मीर और नॉर्थ वेस्ट की कहानियाँ हमें राज तरंगनी से मिलेंगी, जो एक कश्मीरी ब्राह्मण ने लिखी थी जिनका नाम था कलहन। कब? 12वीं सेंचुरी में, 12वीं शताब्दी के अंदर, राइट। और इसके अंदर हमें ऑलमोस्ट 7826 पैराग्राफ देखने को मिलेंगे हिस्ट्री इम्पोर्टेंट्स के लिए। और बोला जाता है कि ये इन्होंने नहीं, इनके पिताजी ने, चंपक ने लिखी थी, जो मिनिस्टर थे किसके, जो कश्मीर के राजा हर्ष के मिनिस्टर थे, उन्होंने लिखा था। इन्होंने तो सिर्फ उसको कंपाइल किया था। बाद में इसी किताब को, राज तरंगनी को 8 किताबों में डिवाइड किया गया, जिसको तरंग्स बोला गया। तरंग्स का मतलब क्या होता है? लहरें, वेव। और 7वीं शताब्दी के अंदर हमें देखने को मिलता है कि इस किताब के अकॉर्डिंग, राज तरंगनी के अकॉर्डिंग, कि 7वीं शताब्दी में कश्मीर में कारकोटा राजवंश का रूल था, जिसको कश्मीर के अंदर सेटअप किया गया। बाद में हमें देखने को मिलेगा कि एक सेंट्रल एशिया के अंदर ये एक एमर्जिंग पावर बन के आएंगे। इसके बाद आएंगे आपके कौन? कारकोटा के बाद, लाइक 625 टू 855 एडी के बाद, जिसको दुर्लभ वर्धन ने फाइंड किया था। उसके बाद
देखने को मिलेगा कि जो हर्षवर्धन थे पुष्यभूति डायनेसिटी के, वो इनके ऊपर अपना आधित्य जमा लेंगे, है ना। और एक यहाँ पर हिंदू टेम्पल भी बनवाएंगे। कौन सा? उसका नाम होगा क्या? परिहसपुर, परिसपुर, है ना। और बाद में देखने को मिलेगा कि इन्होंने बुद्धा लोगों के लिए भी इम्पोर्टेंट उतनी ही रखी जितनी हिंदूज के लिए रखी थी। उनके लिए भी ये चैत्यास बनाएंगे, विहारास बनाएंगे, टेम्पल्स बनाएंगे उनके, राइट। कारकोटा डायनेसिटी, दुर्लभ वर्धन ने 598 के अंदर शुरुआत की, 634 तक राज किया। इनको कहीं कहीं पर हमें प्रजनन दित्या भी बोला जाता है। किसने इनके टाइम पीरियड पे कश्मीर के अंदर सैर की थी या ट्रैवल की तरह, गेस्ट की तरह गए थे? हुएन त्सांग, जो कि आपके चाइना से थे, वो कश्मीर में इनके टाइम पीरियड पे ही गए थे। उनकी बुक्स में भी इनका जिक्र मिलता है। फिर है ललित दित्या या मुक्ता पीड़ा, 697 से 733 तक। ये सबसे ज़्यादा फेमस है। इनको बोला जाता है कि इन्होंने अपनी पावर कश्मीर के आसपास के सभी इलाकों में फैलाई थी, है ना। और ललित दित्या इतने स्ट्रोंग थे कि उन्होंने तुर्क्स को, तिब्बतियन को और भूतियाज को, कंबोज को, सबको हराकर अपना कलहन की जो किताब है उसमें एक इम्पोर्टेंट रोल देखने को मिलेगा इनका एज एन हीरो। इसके बाद हिज मेन सक्सेस वाज यशोर वर्मन, जो कन्नौज के राजा थे आपके, आपने देखा था ना अभी इससे पहले जो गढ़वाल्स थे उसमें यशोवर्मन थे, उनको हराना इनकी एक मेन सक्सेस थी। और इन्होंने मार्तंड यानी सन टेम्पल, जो आपको अंतंग डिस्ट्रिक्ट कश्मीर में देखने को मिलेगा, इन्होंने ही बनवाया था उसको, है ना। बिगेस्ट टेम्पल कॉम्प्लेक्स ऑफ दैट टाइम, उस टाइम का सबसे बड़ा एक मंदिर का एरिया बनाया था। फिर है वज्रदित्या, 734 से लेकर 741 कॉमन एरा तक। इनके टाइम पीरियड पर अरब्स बार बार में लड़ाई करने आएंगे, कश्मीर पे हमला करेंगे। फिर हमें देखने को मिलेगा जयपिदा, है ना, 745 से 766 तक। ये लास्ट इम्पोर्टेंट राजा हैं इनके, जो एक पूरे के पूरे एम्पायर को एक साथ करके लाएंगे, है ना। और इन्होंने 5 वंशों के ऊपर, जिसके अंदर गौड़, कन्नौज, चिरकुट और आसपास के राजवंश, उनके ऊपर रूल किया था और उनको हरा दिया था। और बोला जाता है कि इनके लास्ट टाइम पर बिल्कुल इन्होंने बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिया था। किसके ऊपर? जो आपका लोहे का काम करते थे, लोहार यानी ब्लैक स्मिथ्स के ऊपर, जिसके कारण कायस्थ लोगों ने इनका विरोध किया था। फिर देखने को मिलता है कि इनके बाद आया उत्पल वंश, है ना, जिसकी शुरुआत करेंगे अवंती वर्मन, है ना, जो कश्मीर के ऊपर 855 से उत्पल डायनेसिटी की शुरुआत करेंगे, है ना। और किसका ख़त्म करेंगे? कारकोटा का। उत्पल डायनेसिटी 8th सेंचुरी से 10वीं शताब्दी तक चलेगी कश्मीर के अंदर। ये हिंदू लोग थे तो इनको हिंदू उत्पल डायनेसिटी भी बोला जाता है। और अवंती वर्मन ने इसकी शुरुआत करी, देखते हैं बिल्कुल नीचे। और कुछ चीज़ें इनकी हमें देखने को मिलेगी, जैसे इनके यहाँ पर हमें तंत्रिंस का पता चलता है, यानी ए बॉडी ऑफ अ फुट सोल्जर, के पूरी की पूरी एक पलटन बनाई जाएगी पैदल सैनिकों की। फिर हमें देखने को मिलेगा एकंगाज, अ बॉडी ऑफ अ रॉयल गार्ड्स, जो आपके पैलेस को, राजा को, राज परिवार को, खाने को गार्ड करेंगे। फिर है दमराज, जिनको हम लैंड चीफ्स बोलेंगे, जिसका एक छोटे छोटे इलाके पर आपका ज़मींदार टाइप एक लैंड चीफ्स होते थे। फिर हमें किंग, फिर हमें बहुत बार देखने को मिलेगा कि ये दमराज जो थे, जो ज़मींदार थे, ये राजाओं को कठपुतलियों की तरह यूज़ करते थे। बहुत सारी रानी देखने को मिलेंगी जो अपने आप में बहुत पावरफुल थी। राज तरंगिनी के अंदर हमें 3 महिला हैं ऐसी जो बहुत ज़्यादा पावरफुल बन के आई। उनके नाम यशोवती, जो गोनंद राजवंश की थी, सुगंधा जो उत्पल की थी, दीदा, है ना, दीदा बहन, ये थी यशकारा डायनेसिटी, जो आज तक का किसी भी वुमेन ने इंडिया के ऊपर लाइफ लॉन्ग टाइम तक रूल किया था, वो दीदा बहन ने किया था, है ना। तो अवंती वर्मन ने शुरुआत करी 855 से 883 तक इनका रूल रहा। बहुत अच्छे इंसान थे, अच्छे से इन्होंने अपने पूरे के पूरे साम्राज्य को संभाला। सब इनको प्यार करते थे, सारे जितने भी इनकी प्रजा थी वो इनको
पिता की तरह पूजती थी भाई, है ना। और देखने को मिलेगा कि इन्होंने एक, इनके यहाँ पर जो बाढ़ आ जाती थी उसको रोकने के लिए एक लेक बनवाई जिसको वुलर लेक कहा जाता है। इसका शुरू में नाम था महापद्मा, है ना। फिर हमने देखा कि इन्होंने अवंतीपुर और सोयपुर नाम के 2 शहर बसाए, जहाँ पर बहुत सारे इन्होंने हिंदू टेम्पल्स बनवाए, विष्णु भगवान के लिए, शिव भगवान के लिए, और बौद्ध धर्म के लिए भी इन्होंने मोनेस्ट्रीज बनवाई, ठीक है। फिर आएगा शंकरावर्मन 883 से 902 तक, ये अवंती वर्मन का ही बेटा था। पंजाब और गुजरात के ऊपर इसने लड़ाइयाँ लड़ी, उनको हराया। उसके बाद देखने को मिलेगा कि इनकी जो मिलिट्री थी वो इतनी ज़्यादा लड़ाइयाँ लड़ रही थी कि इनका धन कम होने लग गया था इनके खजाने से, उनकी सैलरी देते देते, राइट। और जिसके कारण इनको हैवी टैक्सेशन करनी पड़ी अपनी जनता के ऊपर, जिससे जनता इनसे आक्रोशित हो गई और इन्होंने फिस्कल एक्सट्रोशन नाम की चीज़ जैसी चीज़ें करना शुरू कर दिया। और इनके टाइम पीरियड पर देखा कि एक हिंदू राजा होते हुए भी ये मंदिरों को लूटना शुरू करेंगे, राइट, अपने जो इन्होंने आर्मी के ऊपर खर्चा किया उसको रिकवर करने के लिए। आगे चलते हैं भाई। फिर है यशकारा डायनेसिटी, जिसमें हमने क्वीन दीदा के बारे में बात किया। 958 से 1003 तक लगभग 50 साल तक जो रूल करेंगे, है ना। ये जो राजतरंगिणी का 6th बुक है उसके अंदर इनका हमें जिक्र मिलता है। ये केशम गुप्ता की पत्नी थी और बेटी थी सिमराज की, जो लोहारा नाम के जगह के राजा थे आपके। पीर पंजाल जो आपका पहाड़ी है उसके आसपास इनका जो मायका था वो था, जहाँ पर पंजाब और कश्मीर के बीच में पड़ता है। ये भीम शाही की पौत्री थी, है ना, पोती थी, ग्रैंड डॉटर थी, जो हिंदू शाही वंश था काबुल के इलाके का, उसके राजा थे। सो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड से था इनके, मैट्रिनियल लाइन से भी और पैट्रिनियल लाइन से भी, राइट। फिर देखने को मिलता है कि दीदा ने बहुत लंबे टाइम पीरियड तक अपने बेटे के नाम पे रूल किया, फिर अपने पोतों के नाम पर रूल किया, और केवल एक ऐसी ही एक औरत है जिन्होंने इतने लंबे टाइम पीरियड तक एक वुमेन होने के बाद भी रूल किया। इनको कहीं कहीं पर तूना भी कहा जाता है। तूना कहाँ है? तूना, जिसका मतलब क्या होता है कि जो तूना नाम का एक इनके यहाँ पर चरवाहा था, उसके साथ इनका अफेयर बोला जाता है, जिसके कारण इनको भी लोगों ने तूना कहना शुरू कर दिया था। प्रेम कहानी थी ना इनकी, है ना, इसलिए। और इन्होंने दीदापुर नाम की टाउन का सेटअप किया, कननकपुरा का सेटअप किया, और दीदावमनी नाम का मंदिर इन्होंने बनवाया। फिर इसके बाद हमें देखने को मिलता है हिंदू शाही डायनेसिटी, जो उसके दादाजी के साइड से थे, है ना, उनका। ये मेनली 3rd सेंचुरी से इनका 9th सेंचुरी तक चलेगा। तुर्किश शाही डायनेसिटी से बिलोंग करते थे ये, जो काबुल के अंदर देखने को मिलेगा। प्रेजेंट डे अफगानिस्तान, काबुल, गांधार तक फैला हुआ था, नॉर्थ पाकिस्तान और कश्मीर के इलाके तक। बाद में ये 2 में डिवाइड हो जाएगा, एक बुद्धिस्ट शाही हो जाएंगे, एक हिंदू शाही हो जाएंगे। और ट्रांजिशन जो है वो हिंदुइज्म के अक्रेंस 1870 के आसपास मिलेगा। 9th सेंचुरी के अंदर कलबार, एक ब्राह्मण मिनिस्टर ऑफ किंग लघुतरमन, ओवर थ्रू द शाही किंग, एंड वहाँ से शुरू हो जाएगा हिंदू शाही डायनेसिटी, ठीक है। अब इसी हिंदू शाही डायनेसिटी को बाद में 2 में डिवाइड कर देंगे, जिसके अंदर सबसे पहला है कल्लर। 890 से 895 तक राजतरंगिणी के अंदर इसकी हमें जानकारी मिलती है, जिसका ललिया शाही के नाम से भी देखा जाता है। ये ब्राह्मण था, और जो हमने शाही डायनेसिटी देखी थी अभी काबुल वाली, उसके अंदर एक मंत्री था। ये अपने राजा को मारकर अपने आप को राजा घोषित करता है। मोस्टली यही देखने को मिलता है भाई हमें, सारे के सारे जितने भी किंग्स का चेंज देखने को मिलेगा वहाँ पर। फिर ये काबुल वाले इलाके पे अपना रूल करेगा, काबुल से लेकर उदबंधा तक। उदबंधा कहाँ है? रावलपिंडी
डिस्ट्रिक्ट है पाकिस्तान की, उसके अंदर वहाँ तक। और इनको अरब्स हरा देंगे, जिसमें अरब जो राजा होगा उसका नाम होगा सरैद युकू इबिन। फिर है जयपाल 964 से 1001 तक। ये इस राजवंश का सबसे शक्तिमान राजा था भाई, है ना, इनको शक्तिमान की तरह मान सकते हो आप, है ना। और ये अपने पूरे के पूरे राजवंश को तुर्किश जो गजनी था उससे बचाए रखेगा, गजनी के जो सुल्तान होते थे उनसे। और कई बार तो बोला जाता है कि किंग जयपल ने सुल्तान सबुक्तजीन, है ना, इनके बेटे को चैलेंज कर दिया था, और फिर हुई थी बैटल ऑफ पेशावर, जिसके अंदर इनकी मौत हो गई थी, है ना, किसकी, सुल्तान सबुक्तजीन की। और सुल्तान मोहम्मद ऑफ गजनी ने कंटिन्यू किया था इसके बाद। फिर है आनंदपाल, जो 9 साल तक रूल करेंगे, जयपाल के ही बेटे थे, काफ़ी अच्छा लड़ने में अच्छे फाइटर थे। इनकी भी ये महमूद और गजनदीस के साथ लड़ाइयाँ लड़ेंगी और ये हारते रहेंगे, और हारते हारते बेचारे लास्ट में बिल्कुल इनका भट्टा गोल हो जाएगा। फिर ये एक ट्रीटी साइन करेंगे गजनवीद एम्पायर के साथ कि 10,010 से ये पूरा का पूरा जो इनका टेरिटरी थी वो उनको दे देंगे, और इनके राजवंश का एक तरह से खात्मा हो जाएगा। और कई हिस्टोरियंस तो इनको पोरस के साथ भी क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। फिर है त्रिलोचन पाल, है ना, जिन्होंने शिवालिक्स को अपने कब्जे में लिया, है ना। और अलबर्नी की कहानियों में भी इनका हमें जिक्र मिलता है। गजनवीद इनके साथ पीस ट्रीटी साइन करेंगे, और कुछ ज़्यादा है नहीं इनके बारे में जानने के लिए। इसके बाद हैं भीमपाल के बारे में उत्बी जो एक राइटर हैं वो लिखते हैं कि ये बिल्कुल फियरलेस था, ये एक स्ट्रॉन्ग राजा था जिसको किसी से डर नहीं लगता था, निडर था ये। बैटल ऑफ नंदन लड़ते हैं ये, और जिसके अंदर ये बहुत ज़्यादा घायल हो जाते हैं, जिसको लीड कर रहे थे मोहम्मद बिन इब्राहिम, किसको, गजनवीद आर्मी को। और लास्ट में यहाँ पर सारा का सारा शाही एम्पायर ख़त्म हो जाता है, और यहाँ पर गजनवी था जो मोहम्मद गजनवी था उसका रूल शुरू हो जाता है भाई, है ना। फिर यहीं पर हमें देखने को मिलेगा कि उस टाइम पर आपका जो नर्मदा और गोदावरी के आसपास का इलाका है वहाँ पर किसका रूल हो रहा था, है ना। जैसे हम नॉर्मली क्या करते हैं, इंडियन हिस्ट्री को डिवाइड करते हैं एंशियंट, भाई ये राम कहानी इतनी बार सुना दूंगा आप लोगों को, है ना, आके आपने सोची नहीं होगी। फिर आता है आपका यहाँ पर मॉडर्न पीरियड, द लास्ट वन इज पोस्ट इंडिपेंडेंस। राइट, पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड कौन सा होगा, जो 1947 के बाद, यानी कि जब अपना देश आजाद हुआ उससे लेकर प्रेजेंट तक। भाई हिस्ट्री क्या होता है, हिस्ट्री इज अ स्टोरी ऑफ पास्ट। सो पास्ट तो वो भी है ना जो आपका गल गया, वो भी पास्ट है। और मॉडर्न पीरियड को हम कंसीडर करते हैं मेनली 1707 से 1947 तक, राइट। अब ये 1707 में क्या हुआ था, बताया था आपको, औरंगजेब जो था, है ना, अ रूथलेस किंग, किंग विच हैज किल्ड मैनी पीपल्स, है ना, जिसने बहुत सारे लोगों को मारा। अंग्रेजी खराब है तो अपनी अपनी, है ना। सो 1707 में औरंगजेब मर गया, उसके बाद से मॉडर्न पीरियड की शुरुआत कर देते हैं। एंशिएंट पीरियड कब शुरू होता है, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, दैट इज 4 लाख BC टू 1200 AD। सो अब इस मेडिवल पीरियड को हम दो में डिवाइड कर देते हैं। दो में क्यों डिवाइड करते हैं, इसका रीजन बीइंग क्या है ना। तो रीजन बीइंग ये है कि एक हिस्ट्री बिल्कुल नई शुरुआत होगी, जहां से एक नई फिलोसफी, एक नया रिलीजन इंडिया के अंदर आएगा, जिसके कारण कल्चरली, सोशली और इकोनॉमिकली बिल्कुल चेंज हो जाएगा अपना सिनेरियो इंडिया का। वो होगा कब से चेंज, वो होगा आपका 1200 AD से, राइट। 1200 AD से 1707 तक
जिसके अंदर आपको देखने को मिलेगा कि मुस्लिम रूलर्स जो थे वो मेनली पूरे एंटायर इंडियन सब कॉन्टिनेंट को रूल करेंगे, राइट। इससे पहले की बात क्या है, इससे पहले का आपका रह गया जब आपका जो गुप्ता डायनेसिटी थी, गुप्ता डायनेसिटी नॉर्थ इंडिया में, उसी टाइम पे वकाटका डायनेसिटी आपका सदर्न इंडिया में। ये दो जो प्रोमिनेंट थी उनके टाइम पीरियड के बाद, सो इसको कंसीडर किया जाता है 600 टू 1200 एडी, इसको बोला जाता है अर्ली मेडिवल, राइट। सो अभी हम पढ़ रहे हैं अर्ली मेडिवल, जिसमें हमने देखा कि गुप्ताज के बाद हर्षवर्धन आएंगे, मुखार्तीज आएंगे, है ना, चिरकुट चिरकुट छोटे मोटे और राजा आएंगे, राइट। फिर ट्राइपेटाइट स्ट्रगल देखा हमने, राष्ट्रकूटाज, प्रतिहाराज और पालाज के बीच में कन्नौज को लेकर जो लड़ाई थी। उसी टाइम पीरियड में सदर्न इंडिया के अंदर चोला चेराज पांड्याज को देखा, पल्लवाज को देखा, है ना। सो अब हम बात कर रहे हैं इस अर्ली मेडिवल की, ये लास्ट क्लास रहने वाली। इससे पहले हम राजपूतों के बारे में पढ़ चुके हैं, राइट। सो जब आपका नदर्न इंडिया के अंदर जो नदर्न मेनलैंड सेंट्रल इंडिया के अंदर यूपी बिहार वाले इलाके के अंदर आपका चौहान्स रूल कर रहे थे, राजपूत रूल कर रहे थे। उसी टाइम पीरियड पे जो डेक्कन के बिल्कुल ऊपर वाला पार्ट है वहां पे एक डायनेसिटी थी जिनको बोला जाता था चेदीज ऑफ त्रिपुरा, है ना। और इनका जो टेरिटरी फैली हुई थी वो थी नर्मदा नदी से लेकर गोदावरी नदी तक, है ना, जिसको रूल कर रही थी कलचुरी डायनेसिटीज, है ना। जैसे चंडेलाज थे, कलचुरीज थे, है ना। कलचुरी का जो कैपिटल था वो चेडी था, तो इसलिए इनको कलचुरीज ऑफ त्रिपुरा या चेडीज ऑफ त्रिपुरा दोनों बोला जाता था भाई, है ना। और ये मेनली पावर में आने से पहले क्या थे भाई, ये फ्यूडेटरीज थे यानी सामंत थे प्रतिहाराज के। प्रतिहारा गुर्जर प्रतिहारा जो गुजरात एमपी वाले इलाके पे रूल करते थे। बट 10वीं शताब्दी तक, है ना, 10th सेंचुरी तक आते आते क्या हुआ, इन्होंने खुद को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया। और बोला जाता है कि इस इलाके को जो रूल किया तो इनकी कैपिटल थी त्रिपुरा, है ना, दहाल मंडाल भी बोला जाता है इसको। प्रेजेंट डे ये कहाँ पर है, जो आपने मध्य प्रदेश के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट का नाम सुना होगा जबलपुर, उस वाले इलाके को त्रिपुरा बोला जाता था पहले भाई, राइट। इन्होंने काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी, चंडेलाज के साथ लड़ी। चंडेलाज का जो राजा था उस टाइम पे वो था जेजा कभुक्ती, है ना। उसके बाद देखने को मिलेगा इन्होंने शादियाँ की। तो शादियाँ करने से क्या होता है कि एक संबंध बन जाता है, पारिवारिक संबंध, जिसके कारण जो दूसरा राजा होता है वो पहले वाले पे अटैक नहीं करता, शर्मा शर्मी के कारण कि चलो भाई ये तो अपने रिश्तेदार हैं, इनकी इज्जत करते हैं, लड़ाई दंगे में कुछ नहीं रखा। अब इनका जो टाइम पीरियड है वो रूलर बाय रूलर देखते हैं। सबसे पहले कोकला 1 845 से लेकर 885 तक, भाई जो पहला वो फाउंडर होगा, सो ही वाज द फाउंडर ऑफ चेडीज ऑफ त्रिपुरा, है ना। और काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी इन्होंने, नर्दर्न कोंकण पे लड़ाई लड़ी, और इन्होंने हेल्प करी किसकी, राष्ट्रकूटा किंग की। कौन से की, कृष्णा 1 की। किसके खिलाफ, ईस्टर्न चालुक्याज के साथ लड़ाई लड़ने के लिए, राइट, और प्रतिहाराज के साथ लड़ाई लड़ने के लिए। सो एक बात यहाँ से देखने को मिली कि चेदीज के जो राष्ट्रकूटाज थे वो फ्रेंड थे। राष्ट्रकूटा कौन थे भाई, राष्ट्रकूटा डेक्कन के ऊपर या सदर्न इंडिया पे जो ट्राइपेटाइट स्ट्रगल के टाइम पे रूल कर रहे थे, राइट। और इन्होंने चंडेला प्रिंसेस के साथ शादी करी, और इनकी डेथ के बाद इनका जो सबसे बड़ा बेटा था वो राजगद्दी पे बैठा, और उसने अपने अकॉर्डिंग काफ़ी चेंजेस करे अपने रूलिंग पैटर्न में, अपने एक सामंत को बिठाया हुआ था, राइट। फिर देखने को मिलेगा आपको युवराज का टाइम पीरियड है 915 से लेकर 945 एडी तक।
ये कोकला के बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट राजा थे वो ये थे भाई, है ना। इन्होंने क्या किया, राष्ट्रकूटाज को ही हरा दिया, जिनकी ये पहले हेल्प करते थे, जिनके ये एक तरीके से सबऑर्डिनेट थे, राइट। और इनके टाइम पर एक बहुत फेमस कवि हुए थे भैया आपके राजशेखर, जिन्होंने ड्रामा लिखा था कौन सा, विद्याशला भंजिका, है ना। और इसी टाइम पर हमें एक शिलालेख मिलता है, एक पत्थर पे लिखी हुई बात मिलती है, उसको बोलते हैं कलचूरी इंस्क्रिप्शन, जिसके अंदर बोला जाता है कि युवराज जो था उन्होंने कश्मीर के खिलाफ काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी और हिमालय रीजन पर जाके अपना प्रभुत्व जमाया। प्रभुत्व का मतलब होता है कि अपनी सोवेनिटी दिखाई, राइट। फिर है लक्ष्मण राज, इनका बोला जाता है कि अराउंड 975 के आसपास इन्होंने रूल करना शुरू किया, राइट। और इनको बोला जाता है कि इन्होंने काफ़ी बड़े इलाके के ऊपर अपना अटैक किया, और वंगला जो थे साउथ बंगाल के जो राजा थे वहाँ पे, है ना, वंगला आप देख सकते हैं बंगाल से निकला हुआ वर्ड है। सो वंगला के इलाके पे इन्होंने अटैक किया और सोमवंशी किंग ऑफ साउथ कोसला के ऊपर अटैक किया। दोनों के ऊपर अटैक करने के बाद भी इन्होंने जो चालुक्याज ऑफ लता और किंग गुर्जर के ऊपर इन्होंने अपना प्रभुत्व अपनाया और मुल्ला राजा फर्स्ट को हराकर एक अपना जो चेडीज ऑफ त्रिपुरा था उनका इलाका इन्होंने एक्सपेंड कर दिया भाई, राइट। मुल्ला राज को भी हरा दिया था इन्होंने। फिर देखेगा आपको गंगा देव, ये 1019 से लेकर 1040 तक ये सबसे इंपॉर्टेंट राजा रहे इस टाइम पीरियड के, कलचूरी डायनेसिटी के। इनके टाइम पीरियड पर बोला जाता है कि लड़ाई लड़ाई में बहुत अच्छा दिमाग रखते थे, चेस की तरह लोगों को घुमा देते थे। इनके टाइम पीरियड पे जो सबसे बड़ी इनकी लड़ाई की जीत बोली जाती है, उसके बाद इन्होंने खुद को टाइटल दिया क्या भाई, त्रिकलिंगाधिपति, द लॉर्ड ऑफ त्रिकलिंगा, है ना। उसके बाद इन्होंने टाइटल दिया अपने आप को विक्रमादित्य। इसके बाद भी बोला जाता है कि कुछ रीजंस के कारण इनको ये विक्रमादित्य टाइटल मिला था। वो क्या था कि जो सुल्तान ऑफ मोहम्मद थे उनको इन्होंने अपने यहाँ से भगा दिया था। जब उन्होंने रेड करी तो इन्होंने ही अपने इलाके को डिफेंड किया था, राइट। इनके यहाँ पर हमें एक चीज़ और देखने को मिलेगी, वो क्या है, जब इन्होंने कॉइन्स इशू करे वो मल्टीपल फॉर्म्स में थे। गोल्ड के भी 2-3 तरह के कॉइन्स इशू करे, सिल्वर के इन्होंने कॉइन इशू करे, कॉपर के करे और सिल्वरी कॉपर के करे जिसको बिलियन भी बोला जाता है, राइट, कॉपर के करे। और इनके टाइम पीरियड पर जो लक्ष्मी थी उसके 4 हाथ दिखाए गए, है ना, जो एक किस पे बैठी हुई हैं, लोटस के ऊपर बैठी हुई हैं, है ना। और प्रोस्पेरिटी का, धन का जो एक सिंबल बना वो इनके टाइम पीरियड से, गंगा देव के टाइम पीरियड से प्रोमिनेंट आया लक्ष्मी जी का, राइट भाई। इसके बाद लक्ष्मी करना, इसको जल्दी जल्दी निपटाते हैं भाई, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सब पढ़ना एक बार जरूरी है। 1041 से 1073 तक इनके टाइम पीरियड पर इनको करना भी बोला जाता है ना। इनके जो फादर थे ये उनसे भी बड़े भाई एक सक्सेसफुल मिलिट्री जीनियस रहे, जिन्होंने अपने इलाके को, अपने समाज को संभालने के लिए बड़ा अच्छा दायित्व संभाला अपना। और बोला जाता है कि इन्होंने जो साउथ में उस टाइम पे पल्लवास थे, कुंगास थे, मुरल्स थे, पांड्यास थे साउथ के अंदर, और सोमेश्वर वन को इन्होंने हराकर साउथ तक अपने एम्पायर को बढ़ा दिया था। किसने बढ़ा दिया था, कलचूरीज ऑफ त्रिपुरा या चेदीज ऑफ त्रिपुरा। उसके बाद है यशकर्ण, ये 1073 से 1125 तक सबसे लंबे टाइम पीरियड तक राज करने वाले इस डायनेसिटी के यही राजा थे। इन्होंने चालुक्याज को हराया, उसके बाद परमार्स को हराया, है ना, नहीं परमार्स ने इनको हराया, ठीक है भाई, और कुछ खास नहीं है इनके बारे में, ऐसे लड़ते लड़ाते रहे। फिर इसके बाद विजय सिन्हा 1177 से लेकर 1211 तक लगभग 40 साल तक इन्होंने राज किया। ये लास्ट किंग थे, जब चंडेलाज इनको हरा देंगे इसके बाद, है ना। और त्रैलोक्यवर्मन कॉन्कर्ड नियरली द होल
कलचुरी किंगडम इंक्लूडिंग बघेलखंड एंड दहाल मंडल। इसके बाद कुछ ऐसा खास नहीं रहता इनके बारे में पढ़ने का, ये यहाँ से इनका टाइम पीरियड खत्म भाई। इसके बाद देखने को मिलेगा आपको क्या, सेनाज ऑफ बंगाल। जैसे रीजनल वाइज लोग डिवाइडेड थे, वहीं पर सेनाज ऑफ बंगाल सीधा सीधा मतलब क्या है कि पूरा का पूरा इंडिया इस टाइम पे अर्ली मेडिवल टाइम पीरियड पे रीजनल पावर्स में डिवाइडेड था। तो उस टाइम पे जो आपका आज का प्रेजेंट डे बांग्लादेश है, वेस्ट बंगाल है, ओडिशा है, और उसके थोड़ा सा ऊपर बिहार का कुछ पार्ट, वहां पे जो रूल कर रही थी डायनेसिटी वो थी सेनाज की रीजनल पावर, राइट। इनको बोला जाता है कि एक हिंदू डायनेसिटी थी जो बंगाल के अंदर एक उभर के आई थी उस टाइम पे। अराउंड 1097 से लेकर 1225 तक ये रूल करेंगे। उसके बाद इनको भी मुगल्स हरा देंगे, है ना, मुगल्स नहीं मुस्लिम्स हरा देंगे। इल्तुतमिश इनके लास्ट राजा को मारकर अपना साम्राज्य वहां पे स्थापित कर देगा। नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में बता चुका हूं आपका, जिसके अंदर प्रेजेंट डे बिहार बंगाल का इलाका आता है। और इससे पहले यहां पर कौन रूल करते थे, पालाज रूल करते थे। बोला जाता है कि ये अपने आप को ब्रह्मा क्षत्रियज बोलते थे, क्योंकि पालाज अपने आप को क्या बोलते थे, ब्राह्मण्स बोलते थे। तो ये क्या थे, ब्रह्म क्षत्रियाज, अनलाइक पालाज हु वर बुद्धिस्ट। द सेनाज रूल्स, इन्होंने बोला कि ये अपने आप को एक कट्टर हिंदू की तरह प्रेजेंट करते थे। और कुछ पार्ट इनका जो बोला जाता है इंस्क्रिप्शंस के अंदर, ये बताता है कि जो हमने पढ़ा था आपका क्या, कि जो साउथ इंडिया के अंदर कर्नाटका के अंदर एक डायनेसिटी थी आपकी, कौन सी भाई, वो मेरे को डायनेसिटी का नाम याद नहीं आ रहा, उनसे अपना ओरिजिन बताते हैं, ये भी आगे आएगा, उसका नाम बताएंगे आपको, राइट। ये बात आपको देवपारा इंस्क्रिप्शन से पता लगती है, राइट। इनके पहले रूलर थे विजय सेन, 1095 से 1158 तक इन्होंने अपना साम्राज्य का फाउंडर बोला जाता है। और इनके टाइम पीरियड पर इन्होंने किस किस को हरा कर या किस किस के जो रिवोल्ट का एडवांटेज लिया, तो इन्होंने रिवोल्ट का एडवांटेज लिया समंत चक्रा वरेंद्र रीजन के अंदर, महिपाल टू के जो रूल चल रहा था उस टाइम पे पालाज का। तो उन्होंने किसने, इस वरेंद्रा रीजन के अंदर इस समंत चक्रा ने रिवोल्ट कर दिया, उसका बेनिफिट इसने उठाया और अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया। इन्होंने वंगा को डिक्लेयर कर दिया अपना कैपिटल, और अपने उस टाइम के जो वहाँ के राजा थे वो थे भोजवर्मन। विजय सेन ने 2 कैपिटल्स बनाए, 2 अपने कैपिटल बनाए, एक तो विक्रमपुरा, दूसरा था विजयपुरा। इनके यहाँ पर एक बहुत अच्छे पोएट थे श्री शाह, है ना, जिसने विजय प्रशस्ति लिखी। विजय इसका नाम था, तो इसके बारे में अच्छी बात है, विजय प्रशस्ति। एयोलॉजी ऑफ विजय, एयोलॉजी ऑफ विजय का मतलब क्या है कि उसकी हिस्ट्री, एक तरह के उसके जीवन काल के बारे में, राइट। यही सब बातें हैं। दियोपरा प्रशस्ति के अंदर पता लगता है कि जो सेना किंग थे विजय सेन, इनका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, तो इनका ओरिजिन आपका साउथ इंडिया से हुआ है, राइट। और अपने आप को ये कई बार क्या बताते थे, महाराजा धीराजा का टाइटल देते थे भाई। इसके बाद है बल्लाल सेन, 1158 से 1179 तक सबसे अच्छा सेन किंग इनको बोला जाता है। इनके टाइम पीरियड पे इन्होंने मिथाली जो जगह थी उसको अपने कैप्चर कर लिया था, बिहार का एक पार्ट है, उसके अंदर 5 स्टेट जो आपका बंगाल की थी उसको कैप्चर कर लिया था, बंगा, बरेंद्रा, रार, बागरी और मिथाली। और इन्होंने नबाद्वीप को अपना कैपिटल बनाया था भाई। इनके साथ हमें देखने को मिलता है कि काफ़ी कट्टर हिंदू थे। इसके अंदर जो इस डायनेसिटी के अंदर जितने भी राजा आएंगे वो मोस्टली सारे कट्टर हिंदू थे भाई, राइट। इनके टाइम पीरियड पर 2 किताबें लिखी गई, एक था धनान सागर, दूसरा था अद्भुत सागर। रोड द धनान सागर एंड अद्भुत सागर, जो इन्होंने जो ये 2 किताबें लिखी थी, इस टाइम पीरियड पे ये बताया गया था कि इन्होंने कैसे कैसे अपने यहाँ पर अपनी टेरिटरीज को जीता और उनका टेरिटोरियल एक्सपेंशन कैसे किया। और कुछ भी याद करने का इसमें ज़रूरत नहीं है, बेफालतू का दिमाग ही खराब होगा भैया, है ना। और बोला जाता है कि 13th सेंचुरी के अंदर यहाँ पर आपका मोहम्मद बिन बख्तियार खलजी ने अटैक किया, है ना,
और उसके बाद इनका डिक्लाइन हो गया। फिर हमने एक चीज़ पढ़ी थी जब हम पल्लवास के बारे में पढ़ रहे थे कि एक गंगा नाम की डायनेसिटी थी आपका ओडिशा के नीचे वाले पार्ट में, वो थे गंगास ऑफ ओडिशा, या जिनको चदो गंगा ऑफ ओडिशा बोला जाता है, राइट। 11th सेंचुरी से 15th सेंचुरी के जो कलिंगा वाला पार्ट है उसके अंदर ये रहते थे। ओडिशा को कलिंगा भी बोला जाता है भाई, है ना, एंशिएंट टाइम पीरियड के अंदर। इसके सबसे पहले राजा अनंतवर्मन चौदोगंगा 1076 से 1150 तक इन्होंने अपने आप को त्रिकालिंगाधिपति का टाइटल दिया, राइट। और इनके टाइम पीरियड पर इन्होंने 3 जगहों पर रूल किया था कलिंगास की, जो 3 मेन टेरिटरी थी उड़ीसा की उनके ऊपर, राइट। एक बंगाल का पार्ट थी, एक बिहार का पार्ट थी, एक प्रेजेंट डे उड़ीसा का पार्ट थी, राइट। और इन्होंने जगन्नाथ टेम्पल जो पुरी वाला है आज के दिन तीर्थ यात्रा के अंदर आता है हिंदू धर्म के अंदर, उसका निर्माण करा। इसके बाद है नरसिम्हा देव 1238 से 1264 तक, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है इनको। क्यों? एक तो इन्होंने सन टेम्पल बनाया कोणार्क वाला, जिसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर भी कंसीडर किया जाता है। 15th सेंचुरी के अंदर ये जो डायनेसिटी थी इसका ख़त्म हो जाता है। ख़त्म कौन करता है इसको? भानुदेव 4, जिसका रूल था आपका 414 से लेकर 1434 तक। यहाँ पे इस डायनेसिटी का एंड हो जाता है, राइट। फिर आते हैं आपका वेस्टर्न चालुक्याज या वेस्टर्न चालुक्याज ऑफ कल्याणी या बदामी, जिनके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इससे पहले वाला जो चैप्टर था उसके अंदर 600 से 1000 AD तक की जो हिस्ट्री थी उसके अंदर ये सारी चीज़ें पढ़ी हुई उसके अंदर, है ना। अब इसके कुछ नए नए राजा हैं, इनको पहले भी पढ़ चुके हैं, फिर से एक बार दोबारा पढ़ते हैं भाई। तिलापा सेकंड 957 से 997 तक। लेटर वेस्टर्न चालुक्याज के अंदर आते हैं, इन्होंने दोबारा से अपनी पावर को कंसोलिडेट किया और अपने दोबारा से एक बार हाईलाइट हो गए। इसके बाद आया सत्य श्राया 997 से 1008 तक। इनको बोला जाता है कि इन्होंने सत्या सराया के ताइला वाज सक्सीडेड बाय हिज सन सत्य सराया, ये इसी के बेटे थे भाई, है ना। और बोला जाता है कि इन्होंने चोलाज को हराया, जिसका नाम था राजा राजा किंग, है ना। और काफ़ी छोटे मोटे राजाओं को हरा कर अपने एक दोबारा से स्टेबिलिटी लेके आए। बट जैसे ही सत्य सराया की डेथ हुई उसके बाद चिरकुट काफ़ी राजा आए, दशावर्मन, विक्रमादित्य 5 जैसे ना, बट अच्छे से रूल नहीं कर पाए, है ना। इनके बाद जो मेन किंग आएगा, मेन राजा आएगा, वो आएगा सोमेश्वर फर्स्ट 1043 से 1068 तक। ये इस जय सिन्हा का ही बेटा था भाई, है ना। और इनके टाइम पीरियड पर इन्होंने जो चोलास थे उन्होंने क्या किया था, इनके कैपिटल को लूटपाट करके बिल्कुल खत्म जैसा कर दिया था। और राजेंद्र चोला जो किंग थे उन्होंने इसको मार दिया था भाई, राइट। इन्होंने उनको मार दिया था। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन ये बोला जाता है कि सोमेश्वर वन ने अपने दूसरे बेटा विक्रमादित्य को अपना वंशज घोषित किया था, बट और सारे जितने भी मिनिस्टर्स थे वो सोमेश्वर 2 को सपोर्ट करते थे। तो सोमेश्वर 2 को सपोर्ट करते थे तो सोमेश्वर 2 ने क्या किया, अपने भाई को मारकर दोबारा से अपना रूल सेटअप करने की कोशिश करी, बट नहीं कर पाया। सो विक्रमादित्य ने ही उसको हराकर अपना रूल सेटअप कर दिया। 1076 से 1126 तक एक तरह से 50 साल के लगभग ये रूल करेंगे। और बोला जाता है कि ये जितने भी चालुक्याज किंग आए उनमें सबसे ग्रेटेस्ट ये थे। इनको टाइटल मिला परमदीदे देव और त्रिभुव नवमल्ला, या मतलब जिसको तीनों के तीनों वर्ल्ड का, पाताल लोक, स्वर्गलोक और धरती लोक का राजा बोला गया, राइट। इनके टाइम पीरियड में काफ़ी कुछ चटपटी बातें हुई। इन्होंने जो वीर राजेंद्र चोला था उनको हराया, कोंकण के राजा को हराया, राइट। और क्या किया था इन्होंने भाई, इसने अपने ब्रदर इन लॉ को, अधि राजेंद्र को चोलाज के किंग पर बिठा दिया, चोलाज की जो साम्राज्य थे उसकी गद्दी पर बिठा दिया। उसके बाद देखने को मिलेगा क्या, विक्रमादित्य 4 वेस्टर्न चालुक्याज के अंदर जो सबसे स्ट्रॉन्ग राजा बन के आए थे, उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार नर्मदा नदी यानी जो विंध्यास के नीचे नर्मदा रिवर है वहाँ तक फैला दिया अपने यहाँ पर। और इनके यहाँ पर 2 बड़े बड़े राइटर्स हुए, एक का नाम था बिल्हन और दूसरे का नाम था विजनेश्वर, जिनके टाइम पीरियड पर
उन्होंने अपना विक्रम उनका देवचरिता लिखा इसके लाइफ के बारे में, ठीक है। किसने लिखा था? ये बिल्हन ने लिखा था। और दूसरा, इन्होंने अपने कोर्ट के अंदर जो ये बिल्हान थे, इनको बोला कि आप कश्मीर से लेकर इनके इलाके तक सारी की सारी हिस्ट्री का क्या करो, पूर्व निर्माण करो, आज तक जो जो हुआ है वो सब कुछ लिखो। फिर विजनेश्वर एक काफ़ी अच्छे जज थे इनके टाइम पीरियड पर भाई, है ना। और यहाँ से आपका जो यज्ञवल्क्य यानी हिंदू फैमिली लॉ की शुरुआत हुई। और किंग ने खुद लिखा, ए किंग लाइक विक्रमार्का इज नाइदर टू बी सीन नोर हियर्ड ऑफ। आज तक ऐसे राजा की हमने ना तो कभी देखा है ना कभी सुना है। इनके बाद सोमेश्वर 3 आएंगे और इसके बाद फिर से आपका इसका इनके डायनेस्टी का द एंड हो जाएगा। इनके टाइम पीरियड पर हमें देखने को मिलेगा कि इस पूरे टाइम पीरियड पर जब हम 1000 से लेकर 1200 तक की बात कर रहे हैं, अर्ली मेडिवल का लास्ट फेज चल रहा है। इस टाइम पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्या महत्व रहा। अब इससे पहले क्या था कि एस्ट्रोलॉजी चलती थी, बट अब प्रोमिनेंट हो जाएगा एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोलॉजी का मतलब क्या होता है भाई, और एस्ट्रोनॉमी का क्या डिफरेंस होता है? भाई बोलते बोलते मुंह दुख गया, एक सेकंड, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। भाई साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जब बात आएगी तो हमने अभी एक चीज डिस्कस की थी कि जो सर्जरी वगैरह थी वो तो बिल्कुल डिक्लाइन हो गई। और इससे पहले क्या था, आर्यभट्ट के टाइम पीरियड पर वो हमें प्लैनेट्स की मूवमेंट, सोलर एक्लिप्स, लूनर एक्लिप्स, इन सब चीज़ों के बारे में बातें कर रहे थे। अब ये बात करेंगे किसके बारे में? एस्ट्रोनॉमी वाज नाउ एनवेलप्ड बाय एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी क्या करती है? आपके ग्रह की कंडीशंस क्या क्या है ना, इंसान के उनकी कुंडली की बात करना, इंसान के पर्टिकुलर चीज़ों को लेकर उसको समझाना, ना कि एज ए होल सोसाइटी के लिए साइंटिफिक डेवलपमेंट करना। तो बट इस टाइम पीरियड पर भी हमें देखने को मिलेगा कि एक बड़े अच्छे आपके मैथमेटिशियन या साइंटिस्ट टाइप के इंडिया के अंदर देखने को मिला, जिसका नाम था भास्कर टू। 1114 से लेकर 1185 तक, जो आज तक के और मेडिवल टाइम पीरियड के सबसे बड़े मैथमेटिशियन बोला जाता है, एस्ट्रोनॉमर बोला जाता है, जो बीजापुर के अंदर पैदा हुए थे, जो प्रेजेंट डे कर्नाटका है। और इन्होंने जो मेन काम किया था वो क्या था? सिद्धांत शिरोमणि, जिसके अंदर संस्कृत की मेनली सारी की सारी बातें आपको बताई गई। और इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। 4 पार्ट्स में किस किस में? लीलावती, बीजागणिता और ग्रह गयता, और लास्ट थी आपकी गोलाधवा। जो लीलावती थी उसके अंदर आपको मैथ्स की चीज़ें बताई, मेजरमेंट से रिलेटेड, प्रिम्यूटेशन से रिलेटेड, है ना, प्रोग्रेशन से रिलेटेड, कैलकुलेशन से रिलेटेड, अर्थमेटिक वगैरह। वहीं पे बीजागणिता के अंदर उन्होंने जीरो, इन्फिनिटी, पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर्स, नंबर्स, इंटरमीडिएट इक्वेशंस, ये सब बताया गया, जिसको आज के दिन पैलीज इक्वेशन भी बोला जाता है। ग्रहगयता के अंदर उन्होंने जो प्लैनेट्स की मूवमेंट के कारण जो जो चेंजेस आते हैं मोशंस के अंदर अपनी अर्थ के, उसको एक्सप्लेन किया। फिर था गोलाधवा, इसके अंदर उन्होंने जो स्फेयर होता है, आपका गोला होता है, उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया कि स्फेयर की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, उसका सरफेस कैसे निकालते हैं, ये सब बात। अब इस टाइम पीरियड पर बहुत सारी रिलीजियस मूवमेंट चलेंगी, स्पेशली तो एक इस्लाम धर्म बन के आएगा, और उससे अलग हिंदू धर्म के अंदर भी, सनातन धर्म के अंदर भी
कुछ स्कूल बन के आएंगे, 7 नई थ्योरीज लेके आएंगे। 5 तो थी जिसमें हेट्रोडॉक्स, ऑर्थोडॉक्स, और 2 थी जिसमें हेट्रोडॉक्स, राइट। उनको अच्छे से पढ़ते हैं। हिंदुइज्म के अंदर एक्सपेंशन हुआ, कुछ अपनी अपनी नई नई बातें लाए। ये किसके कारण हुआ? बुद्धिज्म के डिक्लाइन के कारण, जिसके अंदर बताया गया कि अब हिंदू धर्म के अंदर जो आपका 6 जो आपके हेटेरोडॉक्स स्कूल थे, है ना, फिलोसफी, षट दर्शन जिनको बोला जाता था, वो कौन से थे? समख्याय, योग, न्याय, वैशेषिका, पर्वमीमांसा और उत्तरमीमांसा, जिसको वेदांता भी बोला जाता है। समखाय का मतलब था क्या? कि काउंट करना, नाम जप करना टाइप का, राइट। कि एक ही चीज को रिपीटेडली आप जब बोलोगे तो आपका उद्धार हो जाएगा। जिसके अंदर हमें बेसिक एलिमेंट्स की बताया गया, जिसको बोला गया तमस, राजस और सत्व, है ना। और इसी के अंदर हमें बताया गया था कि प्रकृति का पुरुष से कुछ लेना देना है। अ ह्यूमन बीइंग इज रिलेटेड टू एनवायरमेंट, टू नेचर इन सम एंड द एनी फॉर्म। इसके अंदर हमें बताया गया कि जो प्रकृति है वो उसके अंदर 3 चीजें मेन देखी जाती है, तमस, राजस और सत्व। बाद में यही एक चीज था, यही एक कॉन्सेप्ट था जो योगा वाले स्कूल का एक बेस बनेगा। योगा स्कूल के अंदर जिसको पतंजलि नाम के ऋषि ने फॉर्म किया था, उसने बाद में बताया कि एक प्रकृति और पुरुष यानी नेचर एंड ह्यूमन बीइंग के बीच कुछ लेन देन है, कुछ कनेक्टिविटी है। उस कनेक्टिविटी को हम 2 मेथड से क्या कर सकते हैं और बेटर कर सकते हैं। एक है फिजिकल मेथड, एक है मेंटल मेथड। और ये दोनों जब हम डिसिप्लिन वे में यूज करेंगे, फिजिकल एज वेल एज मेंटली, सो हम हर चीज का ज्ञान, हर चीज के बारे में पता लगा सकते हैं भाई, है ना। तो उसके अंदर सर्टेन प्राणायाम्स, ब्रीथिंग एक्सरसाइज, सर्टेन आसन्स, ये सब बताए गए भाई, राइट। फिर एक आता है हठ योग। हठ योग के अंदर क्या होता है कि बॉडी को इस तरह से ट्रेन किया जाता है कि हम अपनी बॉडी को स्टिफ के साथ साथ फ्लेक्सिबल बनाए, जिससे हम प्रेजेंट सिचुएशन को डील कर सके, राइट। फिर है राजयोग। राजयोग के अंदर हम 8 टाइप की मेडिटेशंस करते हैं, जिसको हम अपने माइंड के फोकस की बातें करते हैं, राइट। सो फिर आता है न्याय स्कूल ऑफ फिलोसफी, जिसके अंदर हम जस्टिस के बारे में बात करेंगे कि जितनी भी बातें हैं उनको हम देखेंगे क्या जो बेटर है उसको अडॉप्ट करना है, राइट। ट्रू नॉलेज, लाइक आपका जो बुद्धिस्ट धर्म के अंदर बोला गया। फिर है वैशिष्का। वैशिष्का के अंदर बताया गया कि किसी भी चीज़ के बारे में आपको पता लगाना है तो बेसिकली ये चीज़ पता होना चाहिए कि उसका छोटा से छोटा एटम क्या है, छोटी से छोटी उसकी यूनिट क्या है। तो इसके अंदर बताया गया कि इंसानी शरीर हो या पूरी सृष्टि हो, वो 5 चीज़ों से मिली है, बनकर मिली है। पहली क्या है? मिट्टी, पानी, वायु, बादल और अग्नि, है ना। अर्थ, वाटर, फायर, एयर एंड एथर यानी स्काई, इन चीज़ों से मिलकर बना है। और लास्ट रियलिटी क्या है? यही 5 चीज़ें। फिर है मीमांसा। इसके अंदर बोला गया ऑल्सो कॉल्ड पूर्व मीमांसा, इसके बाद उत्तर मीमांसा आएगा, जिसके अंदर आर्ट ऑफ रीजनिंग और इंटरप्रिटेशन, कि इंसान को अच्छी जिंदगी जीनी है तो उसको रेशनल बीइंग होना चाहिए, उसको अपने बुद्धि का यूज करना आना चाहिए। लास्ट है वेदांता, जिसको उत्तर मीमांसा भी बोला जाता है, जिसके अंदर वेदों की इंपॉर्टेंस को डिस्क्राइब किया गया। जो अर्यंकास थे, आपकी फॉरेस्ट बुक, उसकी इंपॉर्टेंस को बताया गया। इसके अंदर बताया गया कि अगर इंसान को सक्सेसफुल लाइफ जीनी है तो वर्णों को फॉलो करना चाहिए और वेदों की सारी बात माननी चाहिए। और इंसान को एक प्रेजेंट आत्मा को ब्रह्मा से मिलना है तो उसको अपने धर्मों का पालन करना चाहिए। इसके बाद वेदांता की 3 ब्रांचेस और हैं। नॉन ड्यूअलिज्म, क्वालिफाइड मोनोथिज्म यानी नॉन ड्यूअलिज्म ऑफ रामानुजन, ये था आपका शंकरा का। नॉन ड्यूअलिज्म का मतलब क्या है कि भगवान एक है, एक ही चीज पे ध्यान देना चाहिए। इसके अंदर बोला गया
इनकी थोड़ी सी अलग थ्योरी थी। इन्होंने बोला कि जो भक्ति करनी चाहिए वो इस कॉन्सेप्ट से करनी चाहिए कि हम भगवान से मिलने वाले। लास्ट है आपका ड्यूअलिस्टिक फॉर्म ऑफ गॉड, जिसके अंदर बोला गया कि एक तो सुप्रीम गॉड है, एक उसके अटेंडेंट्स है गॉड के भी, है ना, और सोल सबसे बड़ा क्या है उसका अटेंडेंट है। जो हमने अभी तक पढ़े ये तो थे आपके हेट्रोडॉक्स, अब आएंगे आपके ऑर्थोडॉक्स। ये तो थे आपके ऑर्थोडॉक्स, अब आएगा हेर्थोडॉक्स ऑफ स्कूल्स। ये वो हैं जो वेदों की फिलोसफी का कुछ नहीं मानते। ये बोलते हैं ना तो कोई आज का जन्म है ना इसके बाद कोई पूर्ण जन्म है, जो जिंदगी जी रहे हो इसको मस्त जियो। और इसके सबसे बढ़िया जो बड़े फिलोसफर माने गए हैं उनको बोला गया है चरवाका या लोकायता। इन्होंने बोला था कर्ज कर और घी पी, है ना। अगर प्रेजेंट डे आपको सक्सेसफुल या अच्छे से एंजॉय करना है तो सारी पिछले जन्म की अगले जन्म की बातें छोड़ो, प्रेजेंट में जियो, जो अच्छा लगता है वो खाओ पियो मौज करो, है ना। सेंसुअल प्लेजर को ये क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं, ये वाले जो आपके चरवाका वाले। इसके बाद एक नई चीज आपको देखने को मिलेगी, वो क्या था कि अब इंडियन सिनेरियो पूरा का पूरा वर्ल्ड हिस्ट्री के कारण चेंज होने वाला था। क्यों? क्योंकि पर्शिया के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि एक इस्लाम धर्म जो था वो फैल रहा था, है ना, उसका इम्पैक्ट इंडिया के ऊपर भी आएगा। ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपका सीधा सीधा अब आगे मुस्लिम इन्वेजन से शुरू होने वाला है। तो इस वाले चैप्टर को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। यहाँ से शुरू होगा आपका मेडिवल हिस्ट्री, इसको बिल्कुल नए सिरे से कल से शुरू करेंगे, राइट। मेडिवल हिस्ट्री की फर्स्ट क्लास से लेकर आपका औरंगजेब तक पूरा का पूरा कंप्लीट कर देंगे हम अराउंड 10 आवर्स में। So thank you for attending my class and giving me such an opportunity to represent myself. Thank you so much.